नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज बात करते हैं जन्म पत्री को देखने का प्रारंभिक जो तरीका है उसके बारे में। हम लोग जब जन्म पत्री देखते हैं तो उसके जो प्रारंभिक सूत्र हैं कि प्रारंभ में क्या देखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। कैसे हम जो है जन्म पत्री का विश्लेषण करते हैं और आप लोग भी कर सकते हैं, तो उसकी शुरुआती ज्ञान के बारे में आपको बताते हैं और धीरे धीरे करके उसमें और विस्तार करेंगे। तो आप हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो ये मैंने एक यहाँ पर कुंडली का स्वरूप बनाया है। ये ग्रहों के मैंने आपको के सामने नाम लिखे हुए हैं। तो आप जब कुंडली देखते हो तो कुंडली में जो है सबसे पहले आपने देखना है कि कौन सा ग्रह जो है किस भाव में बैठा हुआ है। ये 12 भाव मैंने कल आपको बताए थे पिछली वीडियो में। जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख सकता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था। तो ये जो 12 भाव हैं, इन 12 भावों में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, तो वो जहाँ भी बैठा है वो उस भाव में उच्च का है, नीच का है, अपने घर में है, या उस पर कौन से ग्रहों की कैसी दृष्टि पड़ रही है, पहले इस बात को समझते हैं। तो सूर्य जो है, देखो जो ग्रह अपने घर में बैठा होगा तो वो वहाँ पर बलवान होता है। कोई भी इंसान है अपने घर में जब वो है तो वो बलवान हो जाता है। कोई भी जीव है अपने घर में है तो वो वहाँ पर बलवान हो जाता है। जब वहाँ पर वो जो है उच्च का बैठा हुआ है तो वहाँ पर भी वो बलवान हो जाता है। या उस पर जो है वो उच्च का बैठा हुआ है, उस पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो वो उस भाव को और बलवान बना देगा। तो ये सब चीज़ें पहले हमें ज्ञान होनी चाहिए कि कौन सा ग्रह कहाँ पर उच्च का होता है। अब 12 भाव में बैठे हैं, किसी भी लग्न की कुंडली है और उस लग्न की कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है उसके बारे में पहले बात। अब सूर्य है तो सूर्य जो है वो जो है मेष राशि में उच्च का होता है। मेष राशि में बैठा होगा, जहाँ पर एक लिखा होगा, यदि उस एक वाले स्थान में वो बैठा हुआ है, यहाँ पर यदि एक लिखा हुआ है और यहाँ पर सूर्य लिखा हुआ है तो सूर्य यहाँ पर जो है उच्च का माना जाएगा। तो ऐसे ही चंद्रमा है। चंद्रमा जो है वृष राशि में उच्च का माना जाएगा। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का माना जाएगा, उच्च का माना जाता है वृष राशि में। और मंगल जो है मकर राशि में, आप लिख भी सकते हो, मकर राशि में जो है उच्च का माना जाता है। बुध कन्या राशि में उच्च का माना जाता है। यदि कन्या राशि में बैठा हुआ है तो वहाँ पर वो उच्च स्थान में बैठा हुआ है। गुरु यानी बृहस्पति वो कर्क राशि में उच्च के होंगे। शुक्र मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। और शनि तुला राशि में, शनि जब तुला राशि में बैठते हैं तो वहाँ पर वो उच्च के हो जाते हैं। राहु और केतु, इनकी वैसे विशेष कोई राशि नहीं होती, लेकिन फिर भी राहु जो है मिथुन में उच्च का माना जाता है। और केतु जो है धनु राशि में उच्च का माना जाता है। तो ये उच्च हैं, ये ग्रह जो है उच्च स्थान है उनके। यानी कुंडली में यदि वो उच्च राशि में बैठे हुए हैं, कल मैंने आपको बताया था कि लग्न कोई भी हो सकता है। यहाँ पर यदि 3 लिखा हुआ है तो मिथुन लग्न है, और फिर यहाँ पर ऐसे गिनती शुरू हो जाएगी। तो यदि वो जो है किसी भी उसमें बैठे हुए हैं तो
ऐसे ही जो है कुंडली बनती है। अब बात करते हैं नीच राशि की। उच्च में जब होंगे तो वहां पर वो बलवान होकर के बैठे हुए हैं, लेकिन यदि अब वहीं पर वो नीच राशि में बैठ गए हैं और वहां पर उन पर जो है शत्रुओं की दृष्टि पड़ गई है, तो उस भाव को वो जो है कमजोर बना देते हैं, अत्यंत कमजोर बना देंगे। तो सूर्य जो है मेष राशि में तो उच्च का हो गया, और तुला राशि में वो नीच का हो गया। बिल्कुल सरल ढंग से आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हो। चंद्रमा जो है वृष राशि में जो है उच्च का है, तो वृश्चिक राशि में नीच का हो गया। वृश्चिक राशि में वो नीच का हो गया। मंगल जो है मकर राशि में उच्च का है, तो कर्क राशि में नीच का हो जाता है। बुध जो है कन्या राशि में उच्च का है और मीन राशि में नीच का। गुरु कर्क राशि में उच्च का और मकर राशि में नीच का। मकर राशि में बैठेगा तो वहां पर वो नीच का माना जाता है। शुक्र मीन राशि में उच्च का हो गया और कन्या राशि में जो है नीच का हो गया। शनि तुला राशि में जो है उच्च का हो गया और उस मेष राशि में बैठेगा तो वहां पर नीच का माना जाता है। राहु मिथुन में जो है उच्च का माना जाता है और धनु में नीच का। केतु धनु में उच्च का तो मिथुन में नीच का माना जाता है। ये तो पहला सूत्र हो गया कि वहां पर जो है कुंडली में कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा नीच का है। अब उनकी अपनी खुद की राशियां भी होती है, ग्रहों की अपनी खुद की राशियां होती हैं, जिनको स्वराशि बोलते हैं, अपनी खुद की राशि। तो अपने राशि में माने अपने घर में भी वो बैठे हुए हैं, तो वहां पर भी वो बलवान होते हैं, अपनी राशि में बैठे हैं। ठीक है जी, अपने घर में बैठे हुए हैं और वहां पर भी शुभ ग्रहों की यदि दृष्टि पड़ रही है तो वहां पर वो बलवान माना जाता है। तो अपनी राशि कौन सी है, तो सूर्य की अपनी राशि हो गई सिंह का स्वामी हो गया सूर्य। चंद्रमा का हो गया कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा। मंगल जो है मंगल मेष का स्वामी और साथ में जो है वृश्चिक राशि का स्वामी जो है मंगल, यानी मंगल की अपनी दो राशियां, दो घर हैं उसके मंगल के। और बुध भी जो है दो घर का मालिक है। किस घर का, कन्या का हो गया और मिथुन का। बुध जो है मिथुन और कन्या दो घरों का मालिक हो गया। गुरु जो है बृहस्पति भी जो है दो घर का, धनु और मीन। और शुक्र कौन से घर, शुक्र जो है वृष राशि का स्वामी हो गया शुक्र, और तुला राशि का स्वामी भी हो गया शुक्र। ये थोड़ा यहाँ पे जगह कम है इसलिए वो थोड़ा सा वैसे, बाकी आप अपने हिसाब से उसको लिखते जाना जैसे मैं बोल रहा हूँ। शनि जो है मकर और कुंभ का स्वामी हो गया शनि। राहु केतु के अपने कोई विशेष घर नहीं माने जाते। तो ये है, तो उसमें पहली चीज देखनी आपने है कि कौन सा ग्रह उच्च में बैठा है, कौन सा ग्रह नीच में बैठा है, अपने घर में बैठे हैं अथवा नहीं। अब इनकी दृष्टि समझते हैं। अब चौथी चीज हो गई दृष्टि। हर ग्रह की अपनी नजर होती है, कि अपनी दृष्टि होती है, कौन सा ग्रह कहाँ से किसको देख रहा है। तो देखो, देखने का भी जो है आपने देखा होगा, देखने से भी बड़ा जो है उसका रिजल्ट मिलता है, देखने से भी। कैसे, आप जो है बच्चों को देखते होंगे क्लास में बैठे हैं,
वहाँ पर गुरुजी नहीं है, गुरुजी की नज़र भी नहीं है, तो बच्चे हल्ला गुल्ला करने लग जाते हैं। और गुरुजी चाहे दूर भी खड़े हैं लेकिन बच्चों को देख रहे हैं तो बच्चे डरते हैं, भैया वहाँ से वो देख रहा है मुझे, तो इसलिए जो बच्चे कहते हैं भैया गुरुजी देख रहे हैं तो उल्टे काम मत करो, शरारत मत करो। ऐसे कोई चोर गया चोरी करने के लिए तो सबकी नज़रें से बच कर के चोरी करता है। यदि किसी की वहाँ पर नज़र पड़ गई तो वो चोरी नहीं करता, फिर वो भाग जाता है वहाँ से। तो दृष्टि का भी बड़ा महत्व होता है। यदि शुभ ग्रह की दृष्टि, ज़्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि किसी एक भाव पर पड़ रही है तो उस भाव को वो बलवान बना देते हैं, उस भाव को बलवान बना देते हैं। ऐसे अशुभ ग्रहों की दृष्टि यदि किसी भाव पर पड़ रही है तो उस भाव को वो जो है उसको कमज़ोर बना देंगे। तो दृष्टि भी कई प्रकार की होती है, पूर्ण दृष्टि हो जाती है, आधी दृष्टि होती है और चौथाई दृष्टि भी होती है। लेकिन इसके बारे में पहले पूर्ण दृष्टि की बात करते हैं कि सूर्य जो है ये अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। सूर्य, चंद्रमा भी अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल भी अपने घर से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। लेकिन मंगल जो है 7वें के साथ साथ जो है चौथे घर को और 8वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। बुध जो है अपने से 7वें घर को, यानी 7वें घर को लगभग 7वें घर को सभी ग्रह अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो बुध जो है 7वें घर को देखता है। बृहस्पति जो है 7वें घर को तो देखता ही देखता है, इसके साथ में जो है 5वें घर को भी देखता है और 9वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। शुक्र जो है 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शनि 7वें घर को तो देखता ही है, उसके अतिरिक्त तीसरे और 10वें घर को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। और राहु 7वें घर को देखता है, वहाँ से 5वें और 9वें घर को। और ऐसे ही केतु भी 7वें घर को और 5वें घर को और 9वें घर को, यानी 7 5 9 7 5 9 ये राहु केतु और गुरु भी 7 5 9, ये 3 ग्रह से हैं जो अपने से 7 5 और 9। बाकी 7वें घर पर सबकी पूर्ण दृष्टि पड़ती है। अब इसको ऐसे समझो, यदि सूर्य यहाँ पर लग्न में बैठे हुए हैं तो यहाँ से वो 7वें घर को जो है पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, अपने से 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और ऐसे ही यदि मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये उनका 7वां घर हो गया, इस घर को वो पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। और 1 2 3 4 इस घर को वो चतुर्थ दृष्टि से, मतलब यहाँ भी वो चौथी दृष्टि डाल ले लेकिन पूर्ण दृष्टि मानी जाएगी। और इस भाव को यानी 8वें घर को भी जो है वो पूर्ण दृष्टि से ही देख रहे हैं मंगल। तो ऐसे इस चीज़ को ऐसे समझना चाहिए, अपने से इन भावों को जो है वो पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। इसमें आगे चौथाई दृष्टि और दृष्टियाँ भी होती हैं, वो मैं आपको आगे बताता जाऊंगा। अब इसमें एक बल और मिलता है। देखो, एक तो उच्च का बल मिल गया ग्रह को यदि उच्च राशि में बैठा हुआ है, एक स्वग्रही बल मिल गया यदि वो स्वग्रह में बैठा हुआ है, या एक दृष्टि बल मिला, ग्रहों की अच्छे अपने मित्र ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ गई। तो वो अब मैं मित्र ग्रह भी आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन से ग्रह के कौन से मित्र हैं और कौन से उसके शत्रु हैं। तो मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ गई और अपने घर में बैठा हुआ है या उच्च में बैठा हुआ है तो वो उस भाव को और बलवान बना देगा। तो ये है। अब इसमें एक आता है दिग्बल। दिग्बल, देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बड़ी काम की चीजें हैं। तो दिग्बल में जो है सूर्य जो है कुंडली में जो है दशम का कुंडली में यहाँ से शुरू करना है तो इस भाव में जो है उसको दिग्बल मिलता है। यहाँ से जो है उस भाव में उसको सूर्य को दिग्बल मिलता है दशम भाव में। और दशम भाव में जो है मंगल को भी यहाँ से दिग्बल मिलता है।
दिशा बल जिसको बोलते हैं, इस दिशा से जो है मंगल और सूर्य को दिग्बल मिलता है। तो दिग्बल वहाँ यदि यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपने घर में बैठे हुए हैं या उच्च के बैठे हुए हैं, यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, समझो बात को, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है और यहाँ पर वो अपने घर में बैठे हुए हैं और यहीं पर उनको दिग्बल भी मिल रहा हुआ है, तो वो उसको परम बल मिल जाएगा, परमोच्च बल मिल जाएगा उसको। ऐसे ही चंद्रमा को जो है चतुर्थ भाव से यहाँ से जो है चंद्रमा को बल मिलता है, और बुध और गुरु को जो है लग्न से, बुध और गुरु को जो है यहाँ से बल मिलता है, दिग्बल जिसको बोलते हैं। और शुक्र को भी जो है चतुर्थ भाव से ही बल मिलता है, दिग्बल शुक्र को। और शनि को जो है सप्तम भाव से, शनि को यहां से इनको ऐसे बल मिल गया, इसको बोलते हैं दिग्बल। तो ग्रह की उच्च स्थिति, नीच स्थिति, स्वग्रह की स्थिति और उनकी दृष्टि, और ये हो गया दिग्बल। तो ये सब चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए कि ग्रह उच्च में बैठा हुआ है अथवा नीच में बैठा हुआ है या अपने घर में बैठा हुआ है, उस पे कौन से ग्रहों की कैसी दृष्टि पड़ रही है और उसको दिग्बल कहाँ से दिग्बल मिल रहा है अथवा नहीं मिल रहा है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब जो है, अब आपको एक चीज और बता देता हूँ अजी, जिसको बोलते हैं कारक ग्रह, जिसको बोलते हैं कारक ग्रह। ये सूत्र है जन्म कुंडली को समझने के। तो कारक ग्रह यानी जो लग्न यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो उसका भाव हो गया, उसका जो है उसकी स्थान हो गया, किसका, जैसे यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो ये मिथुन का जो है मिथुन लग्न हो गया ये। तो लेकिन भाव जो इस भाव को गिना जाएगा, ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ऐसे गिना जाएगा, ठीक है जी। अब ये मिथुन लग्न है तो यहाँ पर 4 अंक आ जाएगा। तो ये तो स्थान हो गई, मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, ये तो मिथुन लग्न की कुंडली हो गई। तो ये तो ग्रहों के अपने वैसे स्थान हो गए उस समय के कुंडली के हिसाब से। लेकिन जो परमानेंट जो है, जो कारक ग्रह है कि लग्न का कारक ग्रह कौन सा है, द्वितीय भाव का कारक ग्रह कौन सा है, उसको समझते हैं कि कौन सा ग्रह जो है कौन से भाव का, कौन से जो है स्थान का कारक ग्रह है, तो उसका भी बहुत बड़ा फल मिलता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य जो है ये यहाँ का कारक ग्रह माना जाता है। अब यहाँ पर अंक कोई भी लिखा हुआ, लेकिन ये लग्न है, ये एक स्थान माना जाता है, तो यहाँ पर कोई भी अंक लिखा होगा उससे मतलब नहीं है, यहाँ का कारक ग्रह सूर्य है। दूसरे इसको धन भाव बोलते हैं, ये लग्न हो गया, ये धन भाव हो गया, यहाँ का कारक ग्रह हो गया गुरु। समझो, यदि गुरु जो है धन का कारक ग्रह है और वहीं पर गुरु जो है चाहे किसी भी स्थान में बैठा हुआ है, यहाँ नहीं बैठा हुआ है, इसका तो कारक ग्रह हो, लेकिन कहीं और बैठा हुआ है और साथ में जो है ये स्थान को देख रहा है, वो इस स्थान को पूर्ण दृष्टि से भी देख रहा है, तो धन भाव को मजबूत बना देगा, वो धन भाव को मजबूत बना देगा। ऐसे ही मंगल और बुध ये पराक्रम भाव की मालिक है, इसको पराक्रम भाव बोलते हैं, तीसरा भाव जो होता है जन्म कुंडली का। ऐसे ही चतुर्थ भाव जो ये है, इसका जो है कारक ग्रह होते हैं चंद्रमा और बुध भी इसका कारक ग्रह माना जाता है। कुछ लोग जो है बुध को यहाँ इसका कारक ग्रह नहीं मानते और चतुर्थ भाव का मानते हैं। अलग अलग ज्योतिष से संबंधित जो है इसका विवरण है। तो ये जो है चंद्रमा और बुध जो है
चतुर्थ भाव के कारक ग्रह माने जाते हैं। पंचम भाव इसको विद्या स्थान बोलते हैं। इसको यहाँ का जो है गुरु इसका कारक ग्रह है। और छठे भाव का जो कारक ग्रह है वो है शनि और मंगल। शनि और मंगल। और सप्तम भाव के जो कारक ग्रह हैं वो है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है इस भाव का कारक ग्रह है, सप्तम भाव का। अष्टम का हो गया शनि। अष्टम का जो है शनि कारक ग्रह होता है। इसीलिए जो है शनि को जो है मृत्यु का ग्रह भी कहा जाता है। यानी जब जो है मार्किस बनता है तो मार्किस में शनि का जो है कहीं ना कोई रोल जरूर हो जाता है। तो शनि जो है अष्टम का कारक ग्रह है। नवम का कारक ग्रह है सूर्य और बृहस्पति। भाग्य स्थान है इसके सूर्य और बृहस्पति। दशम के जो है बुध। दशम में बहुत सारे ग्रह इसके कारक ग्रह हैं। बुध, सूर्य, शुक्र और शनि। शुक्र और शनि। और 11वें के जो इसको इनकम स्थान कहते हैं, आय स्थान, इसके जो कारक ग्रह हैं वो हैं गुरु, बृहस्पति। और 12वें स्थान के हो गए शनि। 12वें स्थान के हो गए शनि। तो ये कारक ग्रह हैं, यानी ये परमानेंट जो है इन भावों के कारक ग्रह हैं। अब उन भावों के कारक ग्रह होकर के और यहाँ से इन जब कुंडली बनेगी और वो ग्रह जो है अपने कारक ग्रह में बैठ करके सब, यानी सूर्य आदि यहाँ पर कारक ग्रह है और वहाँ पर जो है वो उच्च राशि में बैठा हुआ है, यानी मेष राशि में यहाँ पर बैठा हुआ है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई। शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है और यहाँ से उसको जो है मैंने बताया था दिग्बल भी मिल रहा है। तो यहाँ पर वो कितना आपको फल देगा, कौन सा ग्रह जो है शुभ फल देगा और कौन सा ग्रह जो है उसको बल मिलने पर अशुभ फल देगा। ऐसे नहीं कि हर ग्रह जो है उसको बल मिलेगा तो वहाँ पर बैठ के शुभ फल ही देगा। तो ये सब मैं आपको आगे की वीडियो में धीरे धीरे करके समझाता जाऊँगा। तो ये चीज़ें समझो पहले आज इस वीडियो में, ये सब आप नोट कर सकते हैं। और आगे की वीडियो में आपको जो है मैं उच्च राशि तो मैंने बता दी है। आगे जो है ग्रहों के शत्रु बताऊंगा, मित्र बताऊंगा, सम बताऊंगा और भी, ये तो अथाह सागर है। तो धीरे धीरे करके मैं बहुत सरल विधि से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में ये चीज़ें आ रही होंगी। और यदि ये सब चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसने नहीं किया है शेयर करें, किसी का हो सकता है भला हो जाए, और लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।